Assalamu alaikum. This is Shahryar Hussain, and today I will share with you my paper of MGT 501 Human Resource Management Sessions 5 to 7 PM overseas. और ये लास्ट ईयर का पेपर है 2020 का. सो होपफुली आपको इन क्वेश्चंस को देखकर कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर इन एग्ज़ाम्स में पूछता है. अच्छा, क्वेश्चंस दिखाने से पहले कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो इज़ दैट यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन द टोटल कॉन्सेप्ट. ठीक है, टोटल कॉन्सेप्ट मींस कि आपका जो पेपर आता है वो टोटली कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है. ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, यू फोकस्ड ऑन द टर्मिनोलॉजीज़. ठीक है, जो HR की टर्मिनोलॉजीज़ है, विच काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ इन विच यूज्ड in your all the terminologies mentions in your handouts when you are read out. ओके, टर्मिनोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है. सही है, अगर आप टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं लिखेंगे तो देन आपको कम मार्क्स दिए जाते हैं इस पेपर के अंदर. टिप नंबर 2. टिप नंबर 3 आपका ये है कि किसी भी तरह का वो क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने उसकी एग्ज़ाम्पल लाजमन देनी है. वो एग्ज़ाम्पल पूछे तो एग्ज़ाम्पल तो तब आपने देनी ही देनी है. अगर वो आपसे एग्ज़ाम्पल का वर्ड यूज़ भी ना करे, ठीक है, तो देन भी आपने उसको एग्ज़ाम्पल देनी ही देनी है. ठीक है. टिप नंबर 3, इस पेपर के लिए जो आप फाइनल के अंदर देंगे, पोस्ट मिड, जो आपका प्री मिड की बात नहीं कर रहा, पोस्ट मिड की बात कर रहा हूँ, जो आप फाइनल्स के अंदर पेपर्स देंगे, उसके अंदर आपको रिकमेंडेशन ये होगी मेरी कि आप अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा बेहतर करें. वोकैबुलरी प्लस टर्मिनोलॉजी बोथ आर सेम थिंग इन दिस सब्जेक्ट. मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जो आपके लिए वर्डिंग यूज़ करेंगे एग्ज़ामिनर एज इन फॉर्म ऑफ MCQs, ठीक है, तो वो थोड़ी सी ब्रॉड टाइप कह लें कि या कुछ हाई लेवल की इंग्लिश होती है या वर्डिंग यूज़ की जाती है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ आप नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या बात आपसे पूछ रहा है और एट द एंड आप गैस करेंगे और आगे निकल जाएंगे. ठीक है, जिससे आपका मार्क्स कट भी सकते हैं क्योंकि तुक्का हर वक्त नहीं चलता. इस चीज़ को आपने फोकस करना है. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ लेकर आता हूँ कि मुझसे कौन कौन से जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे सेशन 5 to 7 PM ओवरसीज़. ठीक है. फर्स्ट जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था, आगे मार्क्स भी मैंने लिखे हुए 3 मार्क्स में. ये था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ HR डिपार्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, HR डिपार्टमेंट का रोल क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लेके. ठीक है, HR ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, इस चीज़ को याद रखने के जो भी आपने बात इसमें लिखनी है या जो भी बात आपने करनी है, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मैन पावर होनी चाहिए. मैन पावर मींस लेबर से रिलेटेड आपने बात करनी है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म यूनियन. यूनियन क्या होती है. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई यूनियंस होती हैं जो कि एम्प्लॉय के मुफादात के लिए बनाई गई होती हैं. अगर हायर मैनेजमेंट की तरफ से कोई ज़्यादती की जा रही किसी एम्प्लॉय के लिए तो वो फिर मुज़ाकरात करते हैं हायर मैनेजमेंट के लिए ताकि उस एम्प्लॉय को इंसाफ मिल सके. ठीक है, अगर वो इंसाफ नहीं देते तो वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कंपनी को क्या होता है, लॉस होना शुरू हो जाता है. जब आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी सप्लाई भी नहीं होगी. ठीक है, और डिमांड आपके पास इतनी ज़्यादा है तो फिर एट द एंड मैनेजमेंट को आपकी बातें माननी पड़ती हैं. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. इज़ द टर्म रिटन वर्बल वार्निंग इज़ करेक्ट, वाई एंड वाई नॉट. ठीक है, जो आपने वर्बल वार्निंग आप देते हैं किसी एम्प्लॉय को, तो क्या वो ठीक है, क्यों और क्यों नहीं. अगर ठीक है तो क्यों है, अगर ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, देखिए कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 में, विच एलिमेंट इनिशिएट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि
आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी का सबब बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ दैट के हु इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग जॉब एवेल्यूएशन बाय यूजिंग जॉब रैंकिंग मेथड। ठीक है, जॉब रैंकिंग मेथड के थ्रू इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन consisting of 20 jobs, and what procedures is adopted to ensure its successful implementations। ठीक हो गया क्वेश्चन, ये आपका 5 मार्क्स का था क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एन HR मैनेजर, कॉन्सेप्चुअल हैं ये सारे। एन HR मैनेजर wants to exclude physical examination from the selection process, but the job requires heavy physical exertions on sensitive and expensive equipment. What else can the HR manager do to select appropriate applicant? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप वर्डिंग भी देख सकते हैं कि उसने किस तरह की वर्डिंग यूज़ करके आपसे क्वेश्चन पूछा है, और थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मुझे अभी भी याद है जब मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था तो मुझे एटलीस्ट इस क्वेश्चन को 5 से 6 मरतबा पढ़ना पड़ा था कि मैं एग्जैक्टली समझ सकूँ कि वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, इस तरह की वो वर्डिंग यूज़ करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी 5 मार्क्स का दिया था कि हाउ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेजर्ड फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, कस्टमर पर्सपेक्टिव से आप किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर आपका किसी क्लोथिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है तो आप ब्रांड्स को मद्देनज़र रखते हुए आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक ख़ुद कस्टमर हैं किसी क्लोथिंग इंडस्ट्री में, लाइक खादी के हैं या निशात के हैं, या किसी स्पोर्ट्स वेयर से आपका ताल्लुक़ है, या किसी भी प्रोडक्ट से आपका ताल्लुक़ है। ठीक है, तो आप एज एन कस्टमर उसको रिव्यू देखें कि आप उसकी प्रोडक्ट से किस तरह आप ऑर्गेनाइजेशन को की पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, देखें, डज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट एक्सीड द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, ये एक टॉपिक है। इसी के अंदर मुझे याद नहीं कि किस चैप्टर में आता है, लेकिन ये कुछ ना थोड़ा सा दिखने में ना कह लें कि बोंगा सा टॉपिक है, लेकिन ये पेपर के अंदर आया है। ये मुझे आया है पेपर के अंदर 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, और उसमें भी एंड पे उसने पूछा वाई और वाई नॉट, आपने इसका आंसर करना है। ओके, ये टोटल 8 क्वेश्चन थे। MCQs कुछ 10% कह लें कि हैंडआउट्स में से आए हुए थे। बाकी नॉर्मली जो बेसिक भी मैंने यहाँ पे लिखा है 25% है, और कॉन्सेप्चुअल 15%। तो वो जो बेसिक्स भी थे वो भी बहुत टफली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट होगा आपको। तो मैं इसके लिए यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स इसमें गेन करें, तो आई विल टेल यू कि इसमें अगर आपने 2 छुट्टियां रखी हुई हैं, 2 इस पेपर में गैप रखा हुआ है, तो आप ज़रूर जो सर के लेक्चर्स हैं आप उनको कंसल्ट करें। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका था कि इस सर के लेक्चर्स का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि एक वो आसान वर्डिंग में और उर्दू में आपको बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, और जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। लास्ट वाले चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं कि कई पॉइंट्स आपको जो चैप्टर नंबर लेट्स सपोज 38 में मिल रहे हैं वही चीज़ें आपको 39 में भी मिल रही हैं, तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाती है सुन कर। ठीक है, और जो सर हैं वो एक प्रॉपर आपको हर टर्मिनोलॉजी के पीछे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको दे रहे होते हैं कि ये काम है या ये वर्डिंग है तो इस वजह से ये काम हुआ है। ठीक है, इसके बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट ये है इन शॉर्ट। ठीक है, होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरा पेपर देखकर आइडिया हो गया होगा कि पेपर किस तरह का आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।